एक बार पुनः सभी भैया बहनों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कल से हमने जो है बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और कल आप लोगों ने जो है पुष्प के बारे में पढ़ा। पुष्प क्या है, उसके विभिन्न भाग क्या क्या होते हैं, उसके बारे में कल विस्तार से जो है हमने आपको बताया है। एक बार पुनः जो है पुष्प क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पुष्प जो है एक आवर्तबीजी पौधों का लैंगिक अंग होता है और प्रत्येक पुष्प में 4 भाग होते हैं। एक कैलेक्स और कोरोला और दूसरा एंडोसियम और गाइनोसियम। कैलेक्स और कोरोला पुष्प के सहायक अंग होते हैं, जबकि एंडोसियम और गाइनोसियम एक फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इतना मैंने आपको कल बताया था। तो इस चैप्टर में आपको जो है कैलेक्स और कोरोला के बारे में अध्ययन नहीं करना है। हमें इस चैप्टर में जो है केवल पुष्प के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है ना। यानी कि जो पुष्प के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। एक आपका होता है पुमंग और एक आपका होता है जायांग। ठीक हो गया। अब देखिए पुमंग क्या होता है। पुमंग पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर जो है पुमंग का एक समूह होता है, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक ये है पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु पर्ण, स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल। अब यहां पर एक शब्द आया है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है। पुमंग के समूह को पुंकेसर या स्टेमन कहा जाता है, ठीक है। अब ये स्टेमन है, देखो स्टेमन का चित्र है, एक डोर्सल व्यू, एक वेंट्रल व्यू और एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर आप देख सकते हैं पहले चित्र में, ठीक हो गया। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि पुंकेसर क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा था, पुंकेसर पुमंगों का एक समूह होता है और प्रत्येक पुंकेसर, ठीक है ना, जो है पौधों का नर युग्मक होता है और प्रत्येक स्टेमन को हम जो है 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका फिलामेंट, एक आपका कनेक्टिव और एक आपका एंथर। यहां पर ऊपर सबसे ऊपर क्या आ जाएगा आपका एंथर, यहां पर क्या होगा आपका कनेक्टिव और ये क्या आपका फिलामेंट, ठीक है ना। प्रत्येक पुंकेसर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फिलामेंट, नंबर 2 कनेक्टिव और नंबर 3 आपका एंथर, ठीक हो गया। अब प्रश्न आता है कि फिलामेंट होता क्या है। पुंकेसर का जो लंबा और पतला वृंत होता है, देखो ये पुंकेसर में जो लंबा और पतला वृंत होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। और इसके ऊपर का जो ये फैला हुआ भाग आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं परागकोश, एंथर। क्या बोलते हैं, परागकोश। और इनके बीच में जहां पर फिलामेंट और एंथर को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती है, ठीक है, जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक से क्या होती है, जुड़ी होती है, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, समझ गया ना। यह है। उसके पश्चात परागकोश की प्रत्येक पाली में लघु बीजाणु धानियां होती है। देखो ये, यानी कि मैं आपसे ये बता रहा हूं कि प्रत्येक परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली में 2 पराग प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हीं पराग प्रकोष्ठों में पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये द्विपालित संरचना है, इसमें 2 लोब्स हैं और प्रत्येक लोब्स में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, पराग प्रकोष्ठ 2 होते हैं। देखो ये, अर्थात एक द्विपालित पराग
जो उसके लोब्स होते हैं उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे भिंडी है, आपका गुठल है, इसमें जो है एक ही कक्ष होता है। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ये मोनोथिसियस होते हैं, एक कोष्ठी होते हैं, और जबकि बाकी जो पौधे होते हैं वह क्या होते हैं, आपके डाइथिसियस होते हैं। अब देखो ये पराग प्रकोष्ठ है, यहाँ पर देखो ये, ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर है, इसमें क्या है, स्पोरेंजियम पराग प्रकोष्ठ का यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये कितने पाली में हो रहा है, 2 पाली में। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक परागकोश एक द्विपाली संरचना होती है और प्रत्येक पाली में 2 पराग प्रकोष्ठ होते हैं, इसलिए प्रत्येक परागकोश के परागधानी में कुल 4 पराग प्रकोष्ठ होते हैं। इन पराग प्रकोष्ठों से पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक हो गया, ये आपका पहला टॉपिक पूरा हो गया। अब आता है दूसरा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लघु बीजाणु की संरचना एवं विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है और आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब देखो यहां पर लिखा है लघु बीजाणु की संरचना विकास किस प्रकार होता है। देखो पहला चित्र आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है टीएस ऑफ यंग पोलन सैक, एक तरुण परागकोश का चित्र है। ठीक है ना, ये पहला चित्र आप जो देख रहे हैं ये किसका चित्र है, एक तरुण परागकोश का चित्र है। अगर हम एक यंग पोलन सैक को ट्रांसफर सेक्शन से अगर करते हैं, अगर अर्थात एक तरुण परागकोश का अनुप्रस्थ काट का अगर हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के बाद जो है यह विविधोतक कोशिकाओं के समूह जैसा दिखाई देता है। अर्थात क्या है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है ना, इसमें क्या है, विविधोतक कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है और इसकी आकृति एक अंडे के आकार की होती है और इसके बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस, अर्थात यह चारों ओर से जो है एपिडर्मिस से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक हो गया, पहला चित्र काय का चित्र है, एक तरुण परागकोश का। अगर आप एक तरुण परागकोश का टीएस काटते हैं तो काटने के पश्चात वह विविधोतक कोशिकाओं के समूह जैसा दिखता है और इसका आकार अंडे जैसे होता है और इसके चारों ओर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक हो गया। अब बाद में देखो चित्र नंबर बी देखिए, दूसरा चित्र आपका, बाद में यही परागकोश 4 पालियों में विभक्त हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है, और इनके बीच में प्रोकैम्बियम स्टैंड जो है बन जाता है। ठीक हो गया, क्या बन जाता है आपका, प्रोकैम्बियम स्टैंड, यहां पर लिखा है, ठीक है, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रोकैम्बियम स्टैंड में कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं बनती हैं। ये इसमें इस प्रोकैम्बियम स्टैंड में कुछ हाइपोडर्मल सेल्स बनती हैं। ठीक हो गया, और इन हाइपोडर्मल सेल्स में पराग प्रकोष्ठों का केंद्रक बड़ा व उसमें जीवद्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक हो गया, जिससे जो है जीवद्रव्य अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इससे जो है प्रपस्थ कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो चित्र दिया है, फॉर्मेशन ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल, अर्थात दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, प्रपस्थ कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो जब जो है प्रोकैम्बियम स्टैंड में, ठीक हो गया, हाइपोडर्मल सेल, ठीक, का जो केंद्रक होता है वह कुछ बड़ा हो जाता है और उसमें जीव द्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इससे क्या होता है, आर्कीस्पोरियल सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक हो गया, ये या इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स बन रही है, प्रपस्थ कोशिका बन रही है। ठीक हो गया। अब देखो ये सी चित्र में, अब आर्कीस्पोरियल सेल्स आपकी बन गई है, प्रपस्थ कोशिकाएं आपकी बन गई है,
ठीक हो गया ना। इन आर्कीस्पोरियल सेल्स में कई प्रकार के विभाजन होते रहते हैं, ठीक हो गया ना, कई विभाजन होते हैं और इन्हें बोलते हैं परितः पेरिक्लाइनल डिवीजन। बार बार विभाजन होने से एक प्रकार का परितः विभाजन होता है, ठीक है, ये जिससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक बाहर की तरफ बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैरिटल सेल, ठीक हो गया, और दूसरी आपकी जो कोशिका बनती है वह कहाँ बनती है, अंदर की ओर, वह बनती है प्राइमरी स्पोरोंजियस सेल, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। ये कैसे बनी? जब आर्कीस्पोरियल सेल में कई प्रकार के विभाजन हुए, अर्थात इसमें जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार की सेल्स बनती हैं, जिसमें एक बनती है आपकी प्राइमरी पैरिटल सेल और एक बनती है आपकी प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल, ठीक हो गया। ये दो प्रकार की सेल्स बन गई, चित्र नंबर 3। उसके बाद देखिए इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है क्या बना, एक बाहरी भित्ति कोशिका बनी और एक ऊपर की ओर प्राथमिक बीजाणु कोशिका बनती है। अब लास्ट चित्र देखिए, आप लिखा है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजिंजियम, ठीक है। अब इस पर देखिए, अब जो प्राइमरी भित्तीय कोशिका होती है इसमें क्या होते हैं, बार बार एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। प्राइमरी पेरेंटल सेल में बार बार एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और इसमें जो है 3 से 5 सकेंद्रीय भित्ति परतें बन जाती हैं। ये परतें परागकोश की भित्ति का निर्माण करती हैं। अब इसमें कौन कौन सी भित्तियां बनी, एक आपकी बनी एपिडर्मिस, एक आपकी बन गई एंडोथेसियम, एक आपकी बन गई मिडिल लेयर और एक आपकी बन गई टैपिटम। ये कैसे बनी, जब प्राथमिक भित्ति कोशिका में, ठीक हो गया, कौन सा विभाजन होता है, जब प्राथमिक भित्ति कोशिका में एंटीक्लाइनल विभाजन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप 3 से 5 सकेंद्रीय भित्ति वाली परतें बन जाती हैं और ये परतें परागकोश की भित्ति का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें क्या क्या बना आपका, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मध्य परतें और टैपिटम, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी अंदर की ओर जो प्राथमिक बीजाणु कोशिका होती है इसमें जो है सूत्री विभाजन होता है, ठीक है, क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है, ठीक, और सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बीजाणु जनक कोशिकाएं बनती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब बीच में कैसी कोशिकाएं हैं, बीजाणु जनक कोशिकाएं हैं। इन्हें लघु बीजाणु जनक कोशिकाएं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ये कैसे बनी, जब अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो इससे जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, ठीक हो गया। कहने का मतलब मेरा क्या है कि प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु कोशिका में बार बार विभाजन होने से, ठीक है, क्या होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे अनेक प्रकार की परतें बनती हैं और प्राथमिक बीजाणु कोशिका में सूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा एक मैच्योर्ड एंथर परिपक्व परागकोश के बारे में। इस टॉपिक को जो है कल पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको हम ये दिखाएंगे कि एक परिपक्व परागकोश में कौन कौन सी परतें होती हैं। इसमें आपकी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मध्यपरित और टैपिटम। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि टैपिटम का क्या कार्य है, ठीक है। टैपिटम का प्रमुख कार्य होता है अविकसित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। तो ये सारी परतों के बारे में यानी कि एक परिपक्व परागकोश के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और आशा है कि आप लोगों ने जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा, ठीक है, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग पढ़ रहे होंगे। इतनी सी बात करके अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ।
गुड आफ्टरनून।